बीएससी फर्स्ट ईयर बायो बैचलर ऑफ साइंस, जिसके तहत हमें फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है जूलॉजी, वो पेपर फर्स्ट जिसका नाम लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इनवर्टिब्रेट पार्ट जो है, इसका पार्ट फर्स्ट में हमें देखना है कि अकशेरुकी जो प्राणी है उसके तहत हमारा जो GGTU और सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में हमने जो देखा है वो हमने देखा है कि जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा, उनकी जो भी क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है ये कहां से आया, ठीक है, इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस पर चर्चा करनी है, इसके परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन में बताना है। प्राप्ति स्थान कहां पर मिलता है, इसके जो बाह्य संरचना है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर या फीचर्स की बात करें वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से इसमें जो ऑर्गन है वो डेवलप हुए हैं, क्योंकि ये तो क्या है एक कोशिकीय जानवर है, ठीक है। तो किस प्रकार से मुंह का, ठीक है। अब लोकोमोशन की बात करें तो मुंह किस प्रकार से करेगा, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें उसका क्या बेस है या उसका जो आधार है वो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो हमारे पास है उसी के आधार पर इसकी संपूर्ण दैनिक क्रियाएं संपन्न होगी, साथ ही किस प्रकार से ये भोजन करेगा, उसे किस प्रकार से ये डाइजेशन करेगा या पचाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो श्वसन किस प्रकार से संभव होगा और उत्सर्जन किस प्रकार से, और अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे इसका बेसिक की पॉइंट है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस पे पूछते हैं। तो आज का जो हम एजेंडा देख रहे हैं वो क्या है, हमारा एजेंडा पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम को सबसे पहले हम हमारे इसमें देखें तो हमें सबसे पहले हमको बात करनी है पैरामीशियम कॉर्डेटम की। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम को हमें देखना है, ठीक है। कॉर्डेटम, ठीक है। पैरामीशियम कॉर्डेटम की हम बात करें तो जो हमारा ये तो क्या है, हमारा जीनस है और ये हमारी क्या है, जाति है, ठीक है। ये हमारा जीनस और ये हमारी जाति। तो हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम पीपीटी की स्लाइड पर देखें। हमें सबसे पहले हमें सिस्टमेटिक पोजीशंस के बारे में देखना है, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशंस या वर्गीकृत जो हमारा स्थान है उसके बारे में हम चर्चा करें तो वर्गीकृत स्थान हम जब देखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है फाइला है, ठीक है। फाइलम जिसको हम बोलते हैं संघ, ठीक है। संघ के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमारा जो संघ है यहाँ पर वो कौन है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेकंड हमारा उपसंघ या सब फाइलम है वो कौन है, सिलियोफोरा है, ठीक है। सिलियोफोरा हम जब बात कर रहे थे कि जब प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उसको एक तो प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म और दूसरा प्रेजेंस ऑफ सिलिया, ठीक है। तो उसको एक अलग क्लास में डिवाइडेड किया जो है सिलिएटा है, उसका सब फाइला है होलोट्राइका। होलोट्राइका का मतलब जो हमने बताया था कि उसके संपूर्ण शरीर पर क्या हो, सिलिया की प्रेजेंस हो। नेक्स्ट जिसका ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा है, उसका जो सब ऑर्डर है वो है पेनिकुलाइना है, और फैमिली की हम देखें तो पैरामीसाइडी है, और इसका जो वंश जो है वो पैरामीशियम और इसकी जो जाति है वो है कॉर्डेटम। बहुत सारी जातियां हैं, हमें फ्रेश वाटर जो पैरामीशियम है उसके बारे में पढ़ना है। एक यह सर्वमान्य जाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसकी बात करेंगे उसके प्राप्ति स्थान की बात करेंगे, प्राप्ति स्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है या प्राप्ति स्थान है तो ये कहां पर मिलता है, ठीक है। तो प्राप्ति स्थान की हम बात करें तो प्राप्ति स्थान के लिए हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है इसका प्राप्ति स्थान हम जब देख रहे हैं तो ये कहां पर है, तो हमारा जितना भी फ्रेश वाटर है, जैसे हमारे नदी है, नाला है, उसके बाद झील है, रिवर है, इनके बारे में हम जब चर्चा करें तो ये कहां पर मिलेंगे, हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे। साथ ही कहां पर, उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर जलीय पौधों की मात्रा ज्यादा हो, इन्हें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा मिले, तो ऐसी जगहों पर ये वहां पर मिलने की संभावना रहती है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, जिसके तहत हमने हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखा कि कौन कौन से इसको सब फाइलम से लेकर स्पीसीज तक बांट रखा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वहां पर उसका जो ऑर्गेनिज्म से या प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हम एक्सटर्नल जो हमारा फीचर थे उस पर बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, ठीक है। बाह्य संरचना, ठीक है। एक शब्द और बता दें, जब हम बात कर रहे थे तो पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम को हम पैरा मेकर बराबर ऑब्लेट मतलब तिरछा और कोडेटा कोडेटा की बात करें तो होता है डेड ऊंच, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है हमारा और ये हमारा लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हमारी जो बाह्य संरचना है उसके बारे में, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है कि पैरामार्कर्स मतलब ऑब्लॉन्ग, जो हम बात कर रहे हैं तिरछा। कोई भी एनिमल होगा सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, इस फॉर्मेशन में नहीं है, जबकि ये किस फॉर्मेशन में होगा, इस फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले बाह्य संरचना की बात की हमने। हम पहले देखिए कि हमको बाह्य संरचना में क्या दिखता है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं इस प्रकार का जो इसका शेप होता है, ठीक है। इस शेप के अंतर्गत हमें क्या क्या दिखा है, ठीक है, पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें इसकी साइज की, ठीक है, और फिर हम इसकी बात करें हम इसके शेप की, ठीक है। तो एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आकर हम आपको फिर बता दें, ठीक है, कि हमें जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था उसके अंतर्गत हमने सिस्टमेटिक पोजीशंस को देखा है, जो हम पीपीटी की स्लाइड पर एक बार फिर से देखते हैं। हमने संघ से लेकर यहाँ पर जो हमारा जो फाइलम है वहां पर संघ से लेकर, आप देख रहे फाइलम से लेकर हमने कहां तक बात की है, इसकी जाति तक, ठीक है, ये जाति तक बात करें, ठीक है। नेक्स्ट में हमने प्राप्ति स्थान देखा इसका, ऑर्गेनिज्म की बात की प्राप्ति स्थान के बारे में। तो प्राप्ति स्थान को हम देख रहे हैं तो हमारा कौन कौन सा है, तो हमारा जितने भी फ्रेश वाटर है, पैरामीशियम जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रेश वाटर के लिए है और कहाँ कहाँ पर ही मिलता है। तो उसके लिए संसाधन में पाया जाता है और कहाँ पर, नदी नाले तालाब पोखर, यहाँ पर सभी जगह हम देखें तो ये यहाँ पर मिलेगा। और सबसे ज्यादा जहाँ जलीय पौधे हैं वहां पर ये पाया जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हमारा है एक्सटर्नल फीचर या बाह्य संरचना की, ठीक है। तो उससे पहले हम बाह्य संरचना की बात करें तो हमें क्या क्या देखना है कि बाह्य संरचना में हमें साइज देखना है, ठीक है, शेप देखना है, ठीक है। तो साइज और शेप से पहले हम स्टार्ट करें कि एक्सटर्नल फीचर या बाह्य संरचना की बात कर रहे हैं, हमें कौन कौन सी संरचना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप पहले सबसे पहले एक डायग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके लिए आपको ये चित्र बनाया जा रहा है। और इसी के माध्यम से हमें चित्र के माध्यम से ही आगे वर्णन करना, क्योंकि बायोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है, चित्र के ऊपर बेस्ड है, और जूलॉजी खास कर, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं जंतु विज्ञान की, बिना जंतु के डायग्राम के आप नहीं समझा सकते, इसलिए हमको चित्र बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये जो डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो इसलिए किया क्योंकि हमको बाह्य संरचना में कौन कौन सी संरचनाओं को यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। बाह्य संरचना में सबसे पहले देखें तो हमें इसकी साइज और शेप की बात करनी है। तो साइज जो है इसकी वो क्या है, 170 म्यू से लेकर 290 म्यू तक होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो शेप है, आकार जो हम देखें, ठीक है,
आकार की बात करें तो ये किसकी जैसा होता है, स्लीपर लाइक। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि स्लीपर का मतलब क्या होता है, हम जैसे घर में स्लीपर चप्पल जब पहनते हैं तो उसका शेप आप देखिए, इस प्रकार से होता है। और ये जंतु भी सेम जस्ट लाइक इसी प्रकार से है, ठीक है। हमने ये राइट पैर की बनाई है, लेफ्ट पैर की बनाई है, तो सेम इसके जैसे ही दिखेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने कौन सा नाम दे दिया, स्लीपर शेप, ठीक है। तो रूपी स्पैंडल शेप, इस प्रकार का इसका शेप होता है। फिर बात करें इसमें कौन सी चीज हमको दिखती है, तो ओरल ग्रुप, मुखिया जो खांच होती है वो हमें दिखती है, ठीक है, मुखिया खांच, ठीक है। मुखिया खांच को देखें तो ये हमारा जो है, ये हमारी मुखिया खांच है, ठीक है ना। मुखिया खांच में देखें तो मुखिया खांच क्या काम करेगी, तो ये खांच जो बनी हुई है, इन सिरियाओं के माध्यम से जो पानी में बबल बनेगा, उसके माध्यम से जो जीव अंदर आया वो कहा जाएगा इसके अंदर, क्योंकि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किससे मिलती है, भोजन से मिलती है, ठीक है। तो हम मुखिया खांच की बात कर रहे हैं, तो ये ओरल ग्रुप हमको देखने को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इस पर कौन है, सिलिया है। सिलिया जो होता है वो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन है और इनके जो गमनांक के लिए सहायता करता है। साथ ही हम बात करें इस प्रकार की एक संरचना है जिसको संपूर्ण शरीर को एक कार्यरत हमने बता रखा है कि पूरा कवर कर रखा, उसके बाद सिलिया है। इसके आंतरिक पार्ट को अभी हम नहीं देख रहे, उसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं तंतुक, ठीक है। ये त्वचा की तरह कार्य करती है, चमड़ी की तरह कार्य करती है इन जानवरों में। और अंतिम हम जो देख रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये एनफ की तरह कार्य करता है, गुदा, ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बाह्य संरचना में हमें यही संरचना दिखी थी, इसके लिए हमें जो ये दिखा है उसी को हमने वर्णन करके यहाँ पर बता दिया है कि साइज कितनी है, शेप कैसा है। उसके बाद इसमें ओरल ग्रुप दिख रही है, तो मुखिया खांच है, मुखिया खांच में रस्टिट्यूट या तुम्बिकाएं होती है जो इसके आगे हेल्प करेगी, ठीक है। सिलिया है तो संपूर्ण शरीर पर सिलिया है, वो किस प्रकार से, अब इसके दोनों पोस्ट बता दिए, एक एंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर है, ठीक है। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ये दोनों इसकी बता दिए। अब इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो सिलिया है, एक तो संपूर्ण शरीर पर सिलिया है, पर यहाँ पर जो सिलिया होती है वो साइज में आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉर्डल ट्रफ, ठीक है। इस प्रकार की जो सिलिया है जो साइज में बड़े होते हैं, संपूर्ण शरीर पर एक समान सिलिया होते हैं, पर अंतिम जो छिद्र होता है वहां पर इस सिलिया का इस प्रकार से साइज में सबसे बड़े होते हैं, उसको हम कॉर्डल ट्रफ के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात की है उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमने देखा है। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, आइए आप देख सकते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी एक डायग्राम शो कर रखा है यहाँ पर पैरामीशियम का, ठीक है, जिसमें सभी बता रखा है। इसमें इंटरनल पार्ट भी शो ऑफ हो रहा है, हमने एक्सटर्नल की बात की। अब हम जब जाएंगे, हम जा रहे हैं हमारे आंतरिक संरचना पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल तो हमने देख लिया, अब हम इंटरनल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल में कौन कौन सी चीजें हमको दिखती है जिसके लिए हमको चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा, तो हम पहले आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। आंतरिक संरचना, चित्र इसलिए बड़ा बनाना है कि आप इसके इंटरनल पार्ट्स को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मतलब इस प्रकार का जो है सिंपल तरीका बता रखा है,
ठीक है। आंतरिक संरचना है तो हमको इंटरनल पार्ट बताने पड़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर आंतरिक संरचना बता रखी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ हम देखें तो दो प्रकार के हमारे पास तो उसमें होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस का नाम है मैक्रोन्यूक्लियस और एक का है माइक्रोन्यूक्लियस, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक, ठीक है। एम्फीऑक्सिस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उभय मिश्रण इसमें होता है, आगे हम देखें। और इसमें जो न्यूक्लियस का प्रकार है वो हम देखें दो प्रकार के यहाँ केंद्र की उपस्थिति मानी गई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें इसमें जो फूड धानियां हैं वैक्यूल्स की बात करें, ठीक है। वो यहाँ पर हम वैक्यूल्स को देखें तो इनकी जो संख्या जो होती है वो 6 से 7 या 5 से 7 अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। आगे इसका काम भी बताएंगे कि किस प्रकार से वर्क करती है। देखो ऊपर पतली है तो नीचे कितनी है, मोटी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर को आगे स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इनमें वेरिएशन आए हैं, ठीक है। साथ ही किस प्रकार से कार्य करती है। हम यहाँ पर देखें अब आगे हमारे सीलिया की जो बात कर रहे हैं हमें सीलिया भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीलिया आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। और ये किससे अटैच्ड होते हैं तो ये आपकी ट्राइकोसिस्ट जो होती है उससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर एक एक सिस्टम को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका जो साइटोपाइज है या गुदा है उस पर सीलिया एब्सेंट रहते हैं, वहां पर सीलिया नहीं पाए जाते, ठीक है। तो आप भी न बनाएं, ठीक है। और अंतिम जो कॉर्डल सीलिया है वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी एक एक सिस्टम के लिए पहले बात करनी है कि भाई कौन सा सिस्टम सबसे पहले आया होगा। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे कौन होंगे, ट्राइकोसिस्ट होंगे। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर पर ये पाए जाएंगे। हम पूरी बॉडी पर तो नहीं बना सकते समय के अभाव होने के कारण, पर हम कहीं पर इतना सा शो कर सकते हैं इसको कि हमने इतना बना दिया है और आगे जब हम चर्चा करेंगे तब इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से संपूर्ण जो हमारा है सीलिया का अरेंजमेंट है। जब हम लोकोमोशन की बात करेंगे तो किस प्रकार के इसमें प्रभाव हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो बात की है, अब इसका लेवल कर ले कि हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो ये तो हमने जो देखा है ये तो हमारी है पेरिकल, ये हमारे हैं सीलिया, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोसिस्ट, जो अंदर लगे हुए हैं सारे कौन है हमारे ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। और वैक्यूल्स हम बात करें कॉर्टिकल वैक्यूल्स की, कॉन्टिक्टल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो कॉन्टिक्टल वैक्यूल है, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। उसके बाद इसमें रेडियल कैनाल जो दे रखी है आपको वो है ऊपर की ओर जो संख्या में रेडियल कैनाल, इसका हम जो कॉन्टिक्टल वैक्यूल देखिए साइज में बड़ा है, इसका साइज में छोटा है। ये संख्या में ज्यादा है पर पतली आकार की, मोटी आकार की पर संख्या में कम है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारी ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी बकल कैविटी है,
के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं साइटोस्टॉम, ठीक है, ये हमारा साइटोपाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस की बात की हमने, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बड़ा वाला तो मैक्रो और छोटा वाला माइक्रो, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक संरचना में हमको क्या क्या देखना है, तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले तो हमने देखा इसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की बात करें तो इसमें दो प्रकार का कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म, ठीक है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म की बात करें तो एक्टोप्लाज्म में कौन होता है, तो हमारी जो सीलियां हैं उससे अंदर वाली पार्ट की बात करें, जो पहली कल से अंदर की तरफ देखें तो इस प्रकार का एक रीजन होता है, जो यहाँ से हम देखें तो इतना जो भाग होता है उसमें कौन रहते हैं, हमारे एक्टोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। इस एक्टोप्लाज्म के अंदर या आपका जो बाह्य द्रव्य है, ठीक है, या बाह्य कोशिकीय द्रव्य है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन इस प्रकार की जाइगोसिस्ट है, ये यहाँ पर कार्य करती है, इसको हम आगे एक सिस्टम के थ्रू जानेंगे कि किस प्रकार से वर्क करती है। जाइगोसिस्ट एक्टोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में जितने भी सारे ऑर्गन्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा जितने भी जो ऑर्गन्स होंगे, सारे ऑर्गेनल की बात करेंगे वो कहां पर होंगे, एंडोप्लाज्म के अंतर्गत होंगे। दूसरा हम सिस्टम बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंफ्रासिलियरी सिस्टम या अपक्षमाभि तंत्र। यहां पर एक शब्द आया है पक्षमाभि या सिलियरी, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर इंफ्रा है मतलब अब ऊपर की तरफ इस सिस्टम को देखिए तो हमें इसकी चर्चा करनी है। हम जो हाईलाइट कर रहे हैं देखिएगा हमको कि इतना सा पार्ट हम देखें तो इसके बारे में कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इस भाग को देखें तो ये हमारा क्या है, एक संपूर्ण भाग को बड़ा करके देखें तो ये हमारा होगा इंफ्रासिलियरी सिस्टम या अपक्षमाभि तंत्र, जिसके माध्यम से क्या होता है कि अंदर की तरफ मुंह होगा। जिस प्रकार से हमारी हड्डी यहाँ से जुड़ी है, कहां से, कंधे से, और इस कंधे से कौन सी ये पूरी हाथ की हड्डी जो इस प्रकार जुड़ी हुई है, इसको हिलाने के लिए इसकी सहायता जरूरी है हमें। ये नहीं होगा तो ये यहाँ से अटैच नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये जो सीलियां हैं वो यहाँ अंदर से जुड़े हुए हैं और इनको मूव करने के लिए, इधर से उधर घूमने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये सिस्टम किस प्रकार से डेवलप होता है। इसकी दो लेयर हम बात करें, ठीक है। यहां से हमारे जो सीलियां हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। हम इसमें बात जो कर रहे हैं हमारे जो सीलिया का जो प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, वो कहां से, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वहां से जो ये निकलेगा, सीलिया यहां से निकलता है, ठीक है। ये जो सीलिया है हमने एक बात की है, ठीक है, ये कहां से इस प्रकार से ये अटैच होता है। और प्रत्येक जो धाराएं हम देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर अभी, वो इस प्रकार से अटैचमेंट में साइड बता रखी है हमारे, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है हमारे, की पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं, की पॉइंट या सेंटर पॉइंट की, तो ये हमारा जो अटैचमेंट साइड है वो एक बार यहाँ पर बना दें वापस, ठीक है, आपको समझ में आता है।
ये हम एक सिस्टम को ले रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से जो इसकी संरचना होती है वो होती है एलोट्रॉफी। ये प्रत्येक से सीढ़ियां नहीं करता है, ठीक है। अब जो ये सीढ़ियां हैं हमारे, वो कहां से जुड़े होते हैं? यहाँ पर एक ट्रफ्ट लगे हुए होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और पीछे इस प्रकार से खुलते हैं। इनमें ट्राइकोफिस्ट या काइनेटोफॉर्म्स पाए जाते हैं जो इनको आधार प्रदान करने में सहायता करते हैं। अब इसको हम लेवल कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं इसके दो भाग। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और ये नीचे वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकल, और जो कि हमारा पेरिकल में होता है, ठीक है, त्वचा में। जबकि ये वाला पार्ट कहां पर है हमारा? एक्टोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो दोनों में हो गया। ये हमारे कौन है? सीलिया है। ये हमारे एलोक्यूट है या ये हमारी जो आप देख रहे हैं गुब्बारे के समान निकली हुई है, इसको हम एलोक्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। और ये हमारे कौन है? काइनेटोफॉर्म्स या काइनेटोफॉर्म्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये एक सिस्टम हमने किसका देखा? इंफ्रासेल्युलर सिस्टम के अंतर्गत देखा। तो इसमें दो संरचना आप दिख रही है लेयर से ऊपर। अब इसमें दो प्रकार की हम इसकी और इंटरनल पार्ट्स को हम देखें तो इस प्रकार की इसमें दो लेयर्स होती है, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। ये हमारी आउटर लेयर है और ये हमारी इनर लेयर है, ठीक है। तो ये हम इसको ओ लिख सकते हैं, इसको हम आई लिख सकते हैं। अब इसके एलोवेयर जो हमारी एलोवेयर है, इससे बाहर निकलते हैं ये सारे सीढ़ियां, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन रस्सियों को हम पीछे इधर खींचे तो ये कहां जाएगी? इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। पर इन रस्सियों को हम इधर खींचे तो ये कहां जाएगी? इधर की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा? इनके अंदर एक वेव बनती जाती है और वेव बनने के बाद इसमें क्या होता है? पानी की गति संभव होती है। तो जिसके माध्यम से ये बहुत सारे जो काइनेटोडेस्मेटा है ये मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटिक, ठीक है ना। काइनेटिक कहता है। और ये बेसल बॉडी है जो कि इन आधारों से जुड़ी हुई होती है। इन बेसल बॉडी में आप जो काइनेटोडेस्मेटा है और जो आपके ट्राइकोफिस्ट है, ठीक है, ये ट्राइकोफिस्ट है आपकी, सॉरी थोड़ा सा बाय मिस्टेक। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये तो आपकी कौन सी है? काइनेटोडेस्मेटा। और ये वाली जो आपने संरचना देख रहे हैं ये आपकी है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट है, ये जो संरचना देख रहे हैं, ठीक है। अब काइनेटोडेस्मेटा की जो बात करें कि काइनेटोडेस्मेटा संपूर्ण एक यूनिट बनाती है, जिसको इस प्रकार की एक यूनिट बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था वो किसमें था? इंफ्रासेल्युलर सिस्टम या अबुपक्षमाही तंत्र। तो पहला हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्म देखा। दूसरा क्या देख रहे हैं हम? इंफ्रासेल्युलर सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम बात कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस है, एक है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। जो केंद्रक है हमारे पास वो दो प्रकार के, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। हम बात कर रहे हैं कि गुरु केंद्रक है जो है कि
स्थायी जो जनन होता है या हमारी जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए सहायता करता है, जबकि लघु के अंदर जो है जननी के अंदर कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें हम हमारी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये क्या करती है, पानी को अंदर खींचती है। पानी को अंदर खींचने के बाद इन जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है पानी इनके अंदर आता है, एक सतह पर फैलता है, उसके बाद इससे बाहर जाता है और अंदर आता है। तो उससे क्या होता है, उससे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसी क्रियाएं यहाँ पर संभव होती है। उसके बाद हम बात करें जो हमारा साइटोस्टॉम है, यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर भोजन को पकड़ कर लाता है। मतलब पहले कहाँ गया भोजन, ओरल ग्रूव में गया, हमारी जो मुखी खांच है वहां से कहाँ गया, बकल केविटी मुख। उसके बाद हमारे जो जाता है वो साइटोफेरिंक्स में जाता है। ये वाली जो संरचना है वो हमारी साइटोफेरिंक्स मतलब ग्रसनी में जाएगा और फिर वहां से इस धानी के अंदर यहाँ पर फूड जाकर स्टोरेज हो जाता है। और हम जो बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म संपूर्ण रूप से भोजन के बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर इन साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जितनी भी संरचना हमने देखी है इसका सबसे आईएमपी जो है इंफ्रासेल्युलर सिस्टम है और इसके बारे में आपको पूरा देखना है। ये इसमें हमने जो भी देखा वो क्या है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें। हमारा न्यूक्लियस, सबसे पहले हमने साइटोप्लाज्म की इंफ्रासेल्युलर सिस्टम की बात की, ठीक है, आधार का और काइनेटोडेस्मेटा का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो देखा था हमने दोनों प्रकार के न्यूक्लियस को देख लिया, ठीक है। हमने इंफ्रासेल्युलर सिस्टम का हमारे यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। आप देखो ये ऊपर हमारी सीलिया निकल रहे हैं, ये हमारे काइनेटोडेस्मेटा है जो कि साइटोप्लाज्म में है, और उसके बाद ही हमारा पेनिकल है, ठीक है। तो ये हमारा इंफ्रासेल्युलर सिस्टम का एक डायग्रामेटिक यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमने आगे देखा है, फर्स्ट जो हमने, ठीक है, काइनेटोडेस्मेटा, ठीक है, की बात जो की हमने, ठीक है। तो ये हमने पूरा किसके अंतर्गत देखा है, ये हमने आंतरिक संरचना के तहत यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पूरा वर्णन यहाँ पर हमको करना है, ठीक है ना। तो हम न्यूक्लियस की बात कर सकते हैं, इंफ्रासेल्युलर सिस्टम की, साइटोप्लाज्म की, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रकार से आगे वर्क करेगा तो उसके बारे में भी देखना है। तो इससे हमने दो चीजें देख ली। सबसे पहले कोई भी टाइप स्टडी पढ़नी है तो सबसे पहले हमको उसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस बतानी पड़ेगी और उसका जो वर्ड मीनिंग है वो कहाँ से आया उसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है। कहाँ मिलता है, प्राप्ति स्थान या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो हमें कहाँ पर पाया गया है उसके बारे में। उसके बाद हमने सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, जो बाहरी संरचना थी उसी का वर्णन कर दिया। अब किसकी बात करें, इसकी आंतरिक संरचना की, तो इसी का वर्णन कर दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा लोकोमोशन है, ठीक है। तो लोकोमोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो लोकोमोशन की जैसे हम बात करते हैं हमारी लोकोमोशन पर, ठीक है। तो लोकोमोशन किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है, तो जो हमारा लोकोमोशन यहाँ पर है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास कौन है, सीलिया, ठीक है। तो उसके लिए दो मेथड यहाँ पर जो यूज कर रखे हैं, दोनों मेथड हम देखें, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने सारी चीजें देखी है, कौन सी है, कॉन्ट्रेक्टाइल एपिडर्मिस भी है इसमें, ठीक है, फूड वैक्यूल्स है, ठीक है, ओरल ग्रूव है और साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका एक जो हमारा ओरल ग्रूव है उसका हमने एक डायग्राम भी देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आप इसमें ओरल ग्रूव किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है तो आप देख सकते हैं। ये हमारा साइटोस्टॉम है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये साइटोस्टॉम है, ठीक है। ये पोस्टीरियर यहाँ पर ये फाइबर्स हैं, उसी के साथ ही हमारे पास रिब वॉल होती है, ठीक है। जो है हमारे पास वेंट्रल वैक्यूल्स हैं जो हम देख सकते हैं, देखो ये हमारी एंडोडर्मल जो मेम्ब्रेन है उसमें तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कार्डियल्स है, डोर्सल वैक्यूल्स है, वेंट्रल वैक्यूल्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों हमारे हेल्प करते हैं, यहाँ पर सीलिया ये क्या करते हैं, तीनों भोजन को अंदर की तरफ खींचने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लोकोमोशन की, ठीक है। लोकोमोशन के लिए हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि जो लोकोमोशन है हमारा पैरामीशन की तरह, पैरामीशन में जब लोकोमोशन की बात करें तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें पैरामीशन के शरीर की आकृति कैसा होता है, धारा रेखीय, इस फॉर्म में स्ट्रीमलाइन, ठीक है। फिर जल में तैरने के लिए सहायता करते हैं, ठीक है, ये भी बात सही। और इसमें क्या है, बाल समान तुल्य, मतलब इतने छोटे छोटे क्या होते हैं आपके आपकी जो सीलिया है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका शीघ्रता से
तैरता है, ठीक है, और तैरने से इसको सुगमता प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमने दो मेथड यूज किए हैं, पहला है सिलियरी बीड्स है और दूसरा आपका तरंग विधि या स्विमिंग विधि। तो आप दोनों से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो इसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, अब हमने अभी तक तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं वो हमारा है लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें या बड़ा चलन, ठीक है ना, लोकोमोशन की बात कर रहे हैं हम। तो लोकोमोशन के तहत, ठीक है, ये है भी हमारा एक स्पेशल पॉइंट के रूप में हमने लिया है यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो लोकोमोशन के लिए हम बात करें या प्रचलन या गमनान के लिए, लोकोमोशन, ठीक है ना। लोकोमोशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार का जो हमने सबसे पहले मेथड देखा है, ठीक है ना। तो हम सीलिया की बात कर रहे हैं, तो हमने जो सीलिया जो हमारे हैं वो दो प्रकार के, सबसे पहले तो हमारे, अब देख लीजिए आप, इसमें दो प्रकार से लोकोमोशन हो सकता है, या तो संपूर्ण शरीर घूमे और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर इनकी सहायता किससे हम, इनके द्वारा। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ दो शब्द है, एक तो है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर रिकवरी, ठीक है। एक का मतलब होता है प्राप्ति जो है आपका है, एक तो है प्रभावी स्ट्रोक है और दूसरा है आपका पूर्ण प्राप्ति स्ट्रोक। तो ये तो है प्राप्ति और ये है प्रभावी और एक है पूर्ण प्राप्ति, ठीक है। तो हमें इसके अंतर्गत पूर्ण प्राप्ति स्ट्रोक और जो प्रभावी स्ट्रोक है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हमें देखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रभावी स्ट्रोक जो हमारा है और पूर्ण प्राप्ति स्ट्रोक जो है उसके लिए हम किसके लिए, ये दोनों जो देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे लोकोमोशन में, वो भी किसके आधार पर है, पक्षमापी के आधार पर। तो पक्षमापी को आप देखें तो ये इस प्रकार से, मतलब जो हमारा सीलिया है वो इस प्रकार से मूव कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये किस तरह से मूव है इधर, तो इस प्रकार का जो मूव है, तो इसको तो हमने बोल दिया इफेक्टिव या प्रभावी स्ट्रोक, मतलब एक तरफ से मूव कर रहा है। पर यहाँ पर कुछ सीलिया इधर भी तो मूव करेंगे, वही आपके, तो ये कहां पर जा रहे हैं, इधर की ओर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यह एक बार तो इधर की ओर आ रहे हैं और एक बार वापस इधर की ओर आ रहे हैं। तो पहला तो हमने देखा कि सीलिया इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक या प्रभावी स्ट्रोक। और एक बार तो सीलिया वापस इधर की तरफ मूव रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया रिकवरी स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ये तो हमने किसमें देखा, लोकोमोशन का जो हमारा पहला प्रकार हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पक्षमापी स्पंदन है या सीलियरी बीट से, उसके आधार पर। दूसरा हमारा है मोड ऑफ स्विमिंग, ठीक है। मोड ऑफ स्विमिंग की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से, तो जो पैरामीशियम है वो इस प्रकार से मूव करेगा हमारा, मतलब यहाँ पर पैरामीशियम है वो इधर जाएगा पहले, फिर इधर जाएगा। तो स्विमिंग जो मूव हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड हमारा जो है मोड ऑफ स्विमिंग, और पहला हमारा था सीलियरी बीट्स। तो इसके आधार पर हम किसको शो कर सकते हैं, इस पैरामीशियम में लोकोमोशन को शो कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है हमारा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करेंगे हम। आइए हम हमारे पीपीटी की स्लाइड पर एक बार देख लें। हम पीपीटी की स्लाइड पर जो लोकोमोशन का हमारा चित्र है उसके बारे में हम देख सकते हैं, देखिए आप, ठीक है। जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक है वो देखिए आप इस तरह से मूव कर रहा है, और हमारा जो रिकवरी स्ट्रोक है वो आप इस प्रकार से, इस प्रकार हम जब हम नीचे वाली जो डायग्राम को हम देखेंगे यहाँ पर, आप जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये नीचे वाला डायग्राम है, देखो आप इसको देख सकते हैं, तो ये किस प्रकार से मूव कर रहा है, ये देखो आप एक लहरदार की तरह मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, लोकोमोशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम हमारे न्यूट्रिशन पर, ठीक है। भोजन, भोजन की बात करें तो जो प्राणी हमारा है वो कौन सा प्राणी है, जैसे ये किसकी तरह, अमीबा की तरह
भी कार्य करता है भोजन के रूप में, और प्राणी समभोजी मतलब फॉलोजोइक प्राणी प्रकाशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, फीडिंग कैसे करता है, डाइजेशन कैसा है और न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये भोजन देखो, पानी यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चक्रवात, एक ट्राइकोन बढ़ रहा है, तो उसमें से क्या छोटे छोटे पार्टिकल कहाँ पर आ गए, हमारी कोरल ग्रुप के अंतर्गत आ गए। कोरल ग्रुप में आने के बाद ये कहाँ पर चले गए, साइटोस्टोम के माध्यम से ये कहाँ गए, ये हमारा जो साइटोस्टोम है यहाँ से कहाँ गए, ये फूड वैक्यूल में चले गए। पहले जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो किसमें करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा डायग्राम जहाँ पर हमारा एरो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भोजन यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद हम देखें तो जो हमारा भोजन है यहाँ आया, और यहाँ पे आने के बाद देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में घूमता हुआ पूरे शरीर पर भ्रमण करता हुआ कहाँ से अंतिम में कहाँ जाता है, ये वेस्ट मटेरियल जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके माध्यम से इजेशन बाह्य निष्कासन भोजन का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑरल ग्रुप से आ रहा है, साइटोफैरिंक्स से जाता हुआ कहाँ पर जो फूड वैक्यूल्स बनी हुई है, बहुत सारी फूड वैक्यूल्स बनी हुई है, और वेस्ट मैटर के रूप में साइटोप्लाज्म से भोजन बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं हमारे किसकी, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। तो अमीबा के समान ही इसमें होता है, हम देखिए इसमें जो इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो किस प्रकार से, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है तो इसमें डिफ्यूजन होने की संभावना होती है। आप खुद देखिएगा कि एक कोशिकीय जो जीव है हमारा अर्धपारगम में तलतक से विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है वो इसमें क्या होता है, श्वसन का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हम इसको हमारे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिएगा कि ये हमारे जो ये दोनों हमारे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये जहाँ पर एरो है ये छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा है, जबकि इसकी जो रेडियल केनाल है यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर भी इससे बड़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी जो होता है इस कैविटी के माध्यम से पानी अंदर तो आ जाता है, पर इनके माध्यम से वाटर कहाँ होता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। तो पहले कहाँ पर आएगा, वो रेडियल केनाल में आता है और फिर कहाँ पर जाता है, रेडियल केनाल के माध्यम से वो कहाँ जाता है, इससे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वहां से वाटर बाहर जाता है। तो वाटर पहले अंदर वाटर गया तो वाटर के साथ कौन आया, ऑक्सीजन। इसको हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर कि जैसे हम इसके अंदर बात करें तो हमने ये आपको जो एरो दिख रहे हैं इस प्रकार से आप देखिएगा, ये एरो जो दिख रहा है वहां से कौन आ रहा है, वाटर हमारा जो है इसके अंदर आ रहा है। सबसे पहले पानी यहाँ पर अंदर आएगा, तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी इन रेडियल केनाल के अंदर जाएगा। इन रेडियल केनाल का मतलब ये है कि जब पानी इन रेडियल केनाल के अंदर है तो ये फूलेगी, और जैसे ही पानी कहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी धीरे धीरे इन रेडियल केनाल से कम हो जाएगा तो ये फूल जाएगा, जैसे कि ये कंडीशन है आप देखिए। तो जैसे कि माध्यम ये है कि जैसे कि ये फूला है और ये आगे जाकर पानी किस पर जाएगा, इस पर। तो आप देखिए ये फूला हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको पतला कीजिए, जैसे यहाँ पर पानी की कमी हो गई तो इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो आप वेरिएशन देख रहे हैं क्यों हुआ, ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर पानी की कमी है और यहाँ की पानी की अधिकता है। तो यहाँ से पानी निकलने का जो छिद्र है इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन हम चित्र में जो देख रहे हैं पीपीटी की स्लाइड पर आप देखिएगा कि जो चित्र हम वहां पर देख रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन अंदर, क्योंकि पानी में कौन है, घुलित हुई ऑक्सीजन है, और फिर हम देख रहे हैं जो हमारा पानी कहाँ अंदर पर बाहर कौन, इनमें जितनी भी एक्टिविटीज है, क्यों, क्योंकि क्या है भोजन, और उसके माध्यम से क्या हुआ हमारा CO2 बाहर और वेस्ट मटेरियल क्या है, तो पानी में रहने वाले जीव कैसे होते हैं, अम्लोन्यूट्रेंट, तो उसमें कौन है, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन कौन श्वसन की क्रिया भी यहाँ पर संभव हुई और उत्सर्जन की क्रिया भी यहाँ पर संभव हुई। तो हमने दो चीजें यहाँ पर देखी, पहला इसके बारे में न्यूट्रिशन भोजन किस प्रकार से करता है वो, और उसके बाद इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है वो किस प्रकार से यहाँ पर संभव हुआ। आगे हम देखते हैं हमारे पीपीटी की स्लाइड पर आएंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में देखें तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन किसी भी जीव को रहने के लिए जीवन का रिप्रोडक्शन करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहले हम जो रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो पैरामीशियम में है एक तो अनुप्रस्थ हो सकता है, ठीक है, या तो ट्रांसफर बाइनरी फिशन, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन जिसका हम खंडन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बर्डिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर होता है, और ये हमारा किसके माध्यम से होता है, क्योंकि हमारा जो केंद्रक है न्यूक्लियस है उसके माध्यम से। इस
इसमें सबसे आईएमपी और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो है वो उसको हम कॉन्जुगेशन के सेगमेंट होते हैं। भोजन और ताप की परिस्थितियों के अंतर्गत इसमें कुटी भवन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंडोमेट्रिस भी हो सकती है, उसके बाद स्वयुग्मन है, ठीक है, वो भी इसमें संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के लिए हम दो रिप्रोडक्शन को यहाँ समझेंगे, एक एसेक्सुअल का और एक सेक्सुअल का। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देखिएगा, पहला हम देख रहे हैं कि कोई एक पैरामीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात कर दिया जाए कि यहाँ पर जब भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रजनन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो प्रजनन के लिए जो मेन मुद्दा है हमारा, वो मेन है हमारे केंद्रक या न्यूक्लियस। आपने दो केंद्रक पहले ही देख लिए, एक का नाम माइक्रो न्यूक्लियस, एक का मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। तो हम बात करें जो हमारा दो प्रकार के केंद्रक थे, एक का नाम दे दिया था हमने वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा था हमारा जेनेरिक न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव कौन है और जेनेरिक कौन है? तो ये वाला जो गुरु केंद्रक है, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस, ये कार्य करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, भोजन को पचाने और उससे संबंधित कार्य को लिए। पर हमारा ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये हमारा कौन सा न्यूक्लियस है? ये जेनेरिक न्यूक्लियस है या हमारा जेनेरिक न्यूक्लियस है। इसके माध्यम से ही रिप्रोडक्शन संभव होगा। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन करेगा तो ये जीव भोजन करना बंद कर देता है। भोजन करने बंद करने से क्या होता है? ये रिड्यूस हो जाता है। कौन सा न्यूक्लियस रिड्यूस हो गया? आपका माइक्रो न्यूक्लियस। गुरु केंद्रक जिसको आप बोलते हैं वो क्या हो गया? धीरे 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 खत्म हो गया, क्योंकि खाने की प्रक्रिया तो आपने बंद कर दी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां से होगी? तो वो भी खत्म होगी, ठीक है। अब बचा कौन? आपका जेनेरिक न्यूक्लियस। इस केंद्रक में विभाजन होता है और उसके माध्यम से, इस विभाजन के तहत हम देखें आगे हमारे इस प्रकार से न्यूक्लियस बढ़ जाता है। इसका कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ, और आगे जाने के पश्चात कि इस प्रकार से बढ़ जाते हैं पूरी तरह से। जिसके कारण अंतिम क्षेत्र में क्या होता है? ये दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे और दो जीव का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम हम देख रहे हैं वो इसमें देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन में, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में, या हम इसको कह सकते हैं द्विखंडन विभाजन है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये हमारा एसेक्सुअल का पार्ट है, जबकि सेक्सुअल में हम बात कर सकते हैं कि एसेक्सुअल किनमें होता है? जिनमें एक ही जो मेल फीमेल है उन्हीं के अंदर क्या हो? दोनों की क्रिया संपन्न हो। तो इस प्रकार के हम जब प्रजनन की बात करें तो वो हमारे एसेक्सुअल की तरह करते हैं। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम देखेंगे दोनों ही सेपरेट होने चाहिए, दोनों ही अलग होने चाहिए। उनके कारण हमारा होता है, हम सबसे आईएमपी जो हमारा है स्वयुग्मन या कॉन्जुगेशन की यहाँ पर बात करेंगे। जो हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप डायग्राम समझेंगे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, तो आपको डायग्राम सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। किसमें देख रहे हैं हम? ये पैरामीशन में। प्रजनन जो हम देख रहे हैं वो पैरामीशन और सबसे आईएमपी हमारा है कि किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, लैंगिक जनन। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमारे पास, हाँ, हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है, हाँ, जो हमारा, हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा
पैरामीशियम में हमने जो देखा है रिप्रोडक्शन, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से संभव होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो जातियां हैं, माना कि जाति ए है और जाति बी, स्पीसीज ले ली हमने कोई दो। ये कंसेप्ट हम में भी है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई दो जाति की है, एक रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। ऐसा क्यों? जब ह्यूमन या कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के तहत हम, तो हमारे यहाँ पर भी हम देखें तो सगोत्र में विवाह संभव नहीं होता। मतलब ऐसा कि जो माता के रक्त से बिलोंग करे, मतलब जो ब्लड ग्रुप है हमारा, ठीक है, मदर बॉडी का, ठीक है, वहां से बिलोंग करे, तो हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे रिश्तों में रिश्ते नहीं हो सकते, उसी प्रकार इनमें भी रिश्ते नहीं हो सकते। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो जातियां आपस में जब पास में आती है तो इनके जो सीलिया होते हैं वो यहाँ से हटने लगते हैं। कहां से? इस वाले पोर्शन से इनकी सीलिया हट जाएंगे, ये सीलिया यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, पास में आने लगते हैं। उस समय यहाँ पर कौन होते हैं इनके पास, माना कि इनके पास कौन है, न्यूक्लियस, इसके पास भी इसका न्यूक्लियस है और इसके पास भी इसका न्यूक्लियस, दोनों है। फर्स्ट पार्ट में हम देखें दोनों सगोत्र नहीं है, दोनों विभिन्न जातियों की जब पैरामीशियम आपस में आते हैं तो क्या होता है। सेकेंड स्टेप में हम देखें जब ये दोनों इस प्रकार से, जब ये जाति पास में आई और ये जाति भी पास में आती है तब, तो अब इसके न्यूक्लियस में से कौन और इसके न्यूक्लियस में से कौन, तो इनमें क्या होता है, जो भोजन करना बंद कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, गुरु केंद्र जो है इसका माइक्रो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और कौन सा न्यूक्लियस, आपका जो लघु केंद्र है वो क्या करता है, जनन केंद्र। तो ये कितने भागों में बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो यह एक से पहले बढ़ेगा दो भागों में और दो से कितने भागों में बढ़ जाता है, चार भागों में। सेम कंडीशन इसमें भी होती है, पर आपस में ये मिलते हैं बस इतना ही, पर एक दूसरे का ट्रांसफर अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसमें कि इसमें से जो ये तीन न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं, कौन से पहले वाले न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि इनके जो ये तीन न्यूक्लियस है, उसमें से कौन बचेगा, इसका एक और इसका एक, ठीक है, ये तीन न्यूक्लियस कहां चले गए, रिड्यूस हो गए और इनको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिर दो भागों में बटेंगे। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो यहाँ पर एक सेतु का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो ये ब्रिज क्या करता है, इस प्रकार का एक सेतु बनाता है, जिसमें से क्या होता है, इसका बड़ा वाला केंद्र इसके छोटे वाले केंद्र से मिल जाता है और इसका बड़ा वाला केंद्र इसके छोटे वाले केंद्र से मिल जाता है। तब दो जातियां यहाँ पर उत्पन्न होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और ये दो। इस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो ये सब पास पास में है, पर जैसे ही ये कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये सब ह्यूमन की पहली एक प्रोसेस है। अब क्या होता है कि यहां से कितनी, जैसे कि माना कि ये जाति ए थी और ये जाति कौन है, बी, तो अब इस जाति में फिर से आगे क्या होगा, केंद्र का विभाजन होगा। कितने न्यूक्लियस थे यहाँ पर, एक ही न्यूक्लियस था, एक से कितने होंगे, पहले दो, दो से चार और चार से जस्ट 8 का निर्माण। अब यहाँ पर जब 8 बनेंगे तो 8 में से कितने गायब हो जाएंगे आपके, कंप्लीट ये जो है 7 यहाँ से गायब हो जाएंगे और बचेगा कौन, एक ही न्यूक्लियस यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब इसमें फिर विभाजन होगा, तो इसके जो होंगे वो कितने विभाजन होंगे, पहले कितना होंगे, 2, ठीक है। अब 2 का जो विभाजन हुआ वो
आगे जाकर कितने में बटेगा, वापस से। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बटने लगेगा। तो पहले जो इसमें हो रहा है वो हो रहा है बाइनरी फिजन हो रहा है इस प्रकार से। मतलब ये द्विविखंडन हमने कहाँ देखा सर, जहां तक हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो द्विविखंडन हमने किसमें देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि आप सेक्सुअल में बात कर रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये सिंगल जाति अभी अपने संतति को बढ़ा रही है। तो ये कितने में बढ़ गए, दो से कितने में बढ़ गए, आगे 4 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये 4 में बढ़ेंगे तो यहाँ से जो गुरु केंद्र के वो 2 भागों में फिर बढ़ने लगेगा, लघु केंद्र नहीं बढ़ेगा। फिर ये क्या करेगा, इस प्रकार से यहाँ से अलग हो जाएगा, ये 2 में अलग बढ़ गया और फिर ये 2 में अलग बढ़ गया। तो यहाँ का एक गुरु केंद्र, यहाँ एक का है, और विभाजित कौन हो रहा है, ये वाला केंद्र वापस से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और आगे जाकर फिर वापस से एक संतति, 2 संतति, 3 संतति और 4 संतति। तो एक गुरु केंद्र, एक लघु केंद्र, एक गुरु केंद्र, एक लघु केंद्र, एक गुरु केंद्र, एक लघु केंद्र, एक गुरु केंद्र और एक लघु केंद्र। इससे इस प्रकार से एक संतति से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक जाति में होगा, उसी प्रकार इस जाति का भी होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, दोनों पेरामेशियम जब मिलेंगे तो 8 संतति का निर्माण होगा। इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कॉन्जुगेशन कहलाती है, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी देख सकते हैं। देखिए पहले दोनों जाति विभिन्न कलर की बता रखी, दोनों के न्यूक्लियस आप देखिए, जैसे ही पास में आते हैं तो इनकी सिलिया गायब हो जाते हैं, फूड गायब हो जाती है। आगे हम देखेंगे जैसे ही पास में आते हैं तो इनमें जो गुरु केंद्र था वो रिड्यूस होने लगता है, जबकि कौन हेल्प करता है, लघु केंद्र। अब इनमें एक केंद्र से कितने बने, 2 से 4। जब ये 4 बन जाते हैं तो 4 में से 3 रिड्यूस हो जाते हैं और 2 मिलते हैं। इनमें एक सेतु बनता है, उस सेतु के माध्यम से इसका छोटा केंद्र इसके बड़े केंद्र से, इसका छोटा केंद्र इसके बड़े केंद्र से मिलकर जाइगोट न्यूक्लियस फॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही मिलता है तो दोनों जाति अलग अलग हो जाती है। पहले एक जाति में आप देखिए कि एक न्यूक्लियस, पहले कितने न्यूक्लियस में, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस में, जिसमें से क्या होगा कि जो 4 न्यूक्लियस आप देख रहे हैं उसमें से यहाँ से 3 रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इसके 4 यहाँ पर, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएगा, ये देखिए आप इस प्रकार से। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो आप देखिएगा कि जो हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है, यहाँ पर जो ये 4 हैं, ठीक है, हम जो ये 4 की बात कर रहे हैं हमारी, ठीक है, अलग अलग जातियों की बात की। अब कहीं पर देखेंगे तो ये 3 रिड्यूस होते हैं, ओनली फॉर 3, और ये जो 4 हैं वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, गुरु केंद्र बनाते हैं। तो ये 4 ऑलरेडी यहाँ पर होंगे आपके। ठीक है, और क्या करेगा यहाँ पर, जैसे ये 4 होंगे तो यहाँ पर किसके साथ हमारे पास एक न्यूक्लियस यहाँ पर कौन है, वो 1 से 2, 2 से आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, जिसको हम हमारे उसके जो पीपीटी की स्लाइड पर एक चार्ट बना रखा है उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अंतिम में हम रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट डॉक्टर एन अरुणम सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट आर.एल. कॉटपाल रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। डायवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड इवोल्यूशन पारिक भटनागर एंड कमलेश जी जो इनके राइटर्स हैं, अलगा पब्लिकेशन से लिया गया है। और हैंडबुक ऑफ द बायोलॉजी अरिहंत पब्लिकेशन जिनके ऑथर संजय जी, कविता जी और शैलेश जी हैं। ठीक है, धन्यवाद।